अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने दूसरा सबक पढ़े थे जिसमें संतों के कारनामे पढ़े थे। आज हम तीसरा सबक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम मराठा सरदार भोसले का बहादुर और काबिल ख़ानदान, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसका एक खाका भी जो है मैं दूसरे वीडियो में पेश करने वाला हूँ, जिसमें आपको बाबा जी भोसले से लेकर जो है संभाजी भोसले तक का पूरी जो है उसमें दिया रहेगा। ठीक है, तो अभी आज हम शुरू करते हैं। बेचैनी और इंतशार का ज़माना। एक तरफ संतों ने लोगों को दिलों में भक्ति का जज्बा पैदा किया, तो दूसरी तरफ बहादुर मराठा सरदार ने महाराष्ट्र में हिम्मत और बहादुरी की रिवायत कायम की। ये ज़माना बहुत बेचैनी का था। महाराष्ट्र में आदिल शाह और निज़ाम शाह के दरमियान अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी। ये हमने सबक नंबर 1 में देख चुके थे कि ये दो लोग जो थे, एक आदिल शाह और एक जो है दूसरे निज़ाम शाह, इन दोनों में अक्सर जो है लड़ाइयाँ होती रहती थी, जिसके लिए इन्हें फ़ौज की ज़रूरत पड़ती थी। फ़ौज में मराठा सरदार को शामिल करके फ़ायदा उठाया जाता था। यानी जब ये दोनों आपस में झगड़ा करते थे तो इनकी तो फ़ौज थी ही, लेकिन ये लोग क्या करते थे, और मज़ीद फ़ौज इनको चाहिए रहती थी, तो ये लोग किराए पे फ़ौज को लिया करते थे या किसी फ़ौज को बुलाया करते थे। तो उस ज़माने में जो है मराठा सरदार जो थे, ये लोग जो है अपनी अपनी एक फ़ौज, उन्होंने अपनी सेपरेट फ़ौज अपनी अपनी बना के रखी थी, अलग से अलहदा। हुकूमत की फ़ौज जो थी वो तो थी ही, लेकिन इन लोगों ने, इन सरदारों ने भी जो है, मराठा सरदारों ने भी अपनी अपनी फ़ौज बना के रखी थी। और ये क्या करते थे, जब बादशाह को, जैसे आदिल शाह को जंग करनी है, तो आदिल शाह ने जो है वो मराठा सरदार से कांटेक्ट किया, उनको कहा कि भाई आप जो है हमारी तरफ से लड़ाई करेंगे। या कभी निज़ाम शाह जो है, उन्होंने जो है सरदारों को कांटेक्ट किया, उनसे रब्ता कायम किया और कहा कि भाई आप जो है ये जंग में हमारा साथ दीजिए। बदले में क्या होता था, जब ये मराठा सरदार, ना इनको इन आदिल शाह से कोई दुश्मनी थी, ना निज़ाम शाह से कोई दुश्मनी थी। मराठा सरदार कभी जो है निज़ाम शाह की तरफ से लड़ा करते या कभी आदिल शाह की तरफ से, तो दोनों की तरफ से लड़ा करते थे। और ये लोग जब जंग करते थे, जैसे मराठा सरदार कभी निज़ाम शाह की तरफ से झगड़ा कर रहे या जंग कर रहे हैं, तो उस वक्त जो है निज़ाम शाह जो है जीत कर आने के बाद मराठा सरदारों को जो है जागीरें अता किया करते थे। इसी तरह आदिल शाह की तरफ से जंग लड़ी जाती थी, तो आदिल शाह की तरफ से जो है मराठा सरदारों को इनाम मिलते थे। यानी कि मराठा सरदारों को इनाम तो मिलते थे, लेकिन फ़ौज में इनके लोग मारे जाते थे। निज़ाम शाह आदिल शाह के लिए इनकी ताकत का इस्तेमाल होता था। निज़ाम शाह इनकी ताकत का इस्तेमाल करते थे, आदिल शाह इनकी ताकत का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इनकी ताकतें जो है वो सिर्फ इन बादशाहों के लिए जो है रहती थी, और इनकी ताकतों का इन दोनों को फ़ायदा होता था। तो इस तरह से जो है उस ज़माने में, बहादुर मराठा सरदार जो थे, ये इन बादशाहों के लिए जो है लड़ाई किया करते थे। अभी हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। बहादुर मराठा सरदार। मराठे मेहनती, बहादुर, वफादार और हिम्मत वाले लोग थे। दिलेरी के साथ लड़ना फ़ख्र की बात समझते थे। हाथ में भाला लिए, कमर में तलवार लटकाए, घोड़े पर सवार दिलेर मराठा नौजवान फ़ौज में भर्ती होता था। हर मराठा सरदार हमेशा अपनी फ़ौज रखता था। जब ऐसा कोई सरदार सुल्तान के पास जाता तो उसे आसानी के साथ फ़ौज में नौकरी मिल जाती। यानी कि उस ज़माने में ऐसा नहीं था कि जैसा अभी आज जो है, हम लोग अगर फ़ौज में दाखिल होना है तो हमको जो है वो पहले भर्ती का हमको एक एप्लीकेशन देना पड़ता है, फिर वहाँ पे हमारी जांच होती है, फिर हमको फ़ौज मिल जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर सरदार जो थे, मराठा सरदार जो थे, ये अपनी अपनी फ़ौज रखा करते थे, और अपनी फ़ौज रखने के साथ साथ ये जो है जब उन बादशाहों के पास जाते थे तो इनकी फ़ौज को देखकर जो है ये बादशाह जो है इनको अपने पास फ़ौज में नौकरी दे दिया करते थे। बादशाह इस मराठा सरदार को आला फ़ौजी अता देते और कभी कभी जागीरें भी अता करते। जिस सरदार को जागीर मिल जाती वो अपने आप को उसका जागीर का राजा समझता था। यानी कि ये लोग क्या करते थे, जब ये मराठा सरदार अपनी फ़ौज रखते थे, तो जब ये बादशाहों के पास जाते थे तो बादशाह उनको आला ओहदा देते थे कि भाई आप जो है, आपकी इतनी बड़ी फ़ौज है तो हम आपको इसमें ये बड़ा ओहदा हम आपको देते हैं। और कभी कभी ओहदे के साथ साथ जो है जागीरें भी दे देते थे कि इतने गांव तुम्हारे हो गए, उतने गांव तुम्हारे हो गए, ये तुम्हारा हो गया। इस तरह से जागीर दी जाती थी, और जिस सरदार को वो जागीर मिल जाती थी वो उस जागीर का राजा समझा जाता था। यानी उस जागीर में लोग जो है वो जागीरदार का कहा मानेंगे, जागीरदार की बातें मानेंगे, जागीरदार की जो है वो सारी पैरवी करेंगे, उसके हुक्म को मानेंगे। इस तरह से जो है वो उस जागीर का राजा समझा जाता था। बीजापुर और अहमदनगर के सुल्तानों के पास ऐसे कई बड़े मराठा सरदार मौजूद थे।
इनमें सिंदखेड़ के जाधव, फलटन के निम्बालकर, मधोल के घोरपड़े, जावली के मोरे, एलोरा के भोंसले शामिल थे। सिंदखेड़ के जाधव और देवगिरी के यादव एक ही ख़ानदानी सिलसिले से, यानी इनको अलग हम नहीं गिनेंगे। सिंदखेड़ के जाधव और देवगिरी के यादव ये दोनों का एक ही ख़ानदानी सिलसिला है। शिवाजी महाराज की माँ जीजाबाई सिंदखेड़ के लखू जी जाधव की बेटी थी। तो जो शिवाजी जी थे उनका ताल्लुक़ था एलोरा के भोंसले ख़ानदान से। तो ये भोंसले ख़ानदान और सिंदखेड़ के जाधव इन दोनों में रिश्ता हुआ, ठीक है। यहाँ से जो है शाहजी और यहाँ से सिंदखेड़ से जो जीजाबाई, तो इस तरह से ये दोनों ख़ानदान आपस में मिल गए। और सिंदखेड़ के जाधव देवगिरी की ख़ानदान ये तो एक ही सिलसिला है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे हम देखेंगे बहादुरी की रिवायत। बहादुरी की रिवायत, ये तमाम सरदार बहुत बहादुर और दिलेर, ये तो मैंने पहले बताया कि ये तमाम बहादुर और बहुत दिलेर थे। और लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आदिल शाह और निज़ाम शाह, जैसे मैंने आपको बताया था कि आदिल शाह और निज़ाम शाह ये दोनों आपस में झगड़ा किया करते थे, ये आपस में लड़ाई करते थे, ये आपस में जो है जंग किया करते थे। इसी तरह से मराठा सरदार में भी बहादुर थे, लेकिन इनमें भी अनबन रहती थी। ये सरदार मुत्तहिद होकर कोई काम ना करते थे, इसलिए इनकी बहादुरी से दूसरे फ़ायदा उठाते थे। यानी अगर ये सारे लोग मिलकर रहते तो ये महाराष्ट्र में इनका राज हो सकता था। लेकिन ये लोग है अपनी अपनी फ़ौज बना के रखे थे और ये लोग अपनी अपनी बहादुरी जो है वो सुल्तानों के सामने दिखाते थे और सुल्तान उनको अपनी फ़ौज में शामिल करके अपनी जंग में इनका इस्तेमाल किया करते थे। इसके बावजूद इन सरदारों ने महाराष्ट्र में हज़ारों नौजवानों में बहादुरी का जज्बा बेदार करके दिलेरी और हिम्मत की रिवायत को ज़िंदा रखा। महाराष्ट्र के बहादुर ख़ानदानों में एलोरा के भोसले ख़ानदान ने बड़ी शोहरत पाई। हालांकि मैंने अब इतने सारे आपको सरदार के नाम बताए, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो मशहूर जो ख़ानदान हुआ वो था भोसले ख़ानदान। अब भोसले ख़ानदान की हम तारीख़ देखेंगे कि ये किस तरह से आगे बढ़ा, ये किस तरह से तरक्की किया। घृष्णेश्वर मंदिर तकरीबन 400 साल पहले की बात है। एलोरा के गारों के करीब वाक़ घृष्णेश्वर के खूबसूरत मंदिर की इमारत बोसीदा हो गई थी। ये मंदिर जो है बिल्कुल टूट फूट चुका था, यहाँ पर पूजा पाठ बंद हो चुकी थी। इसकी दीवारों में बजा शगाफ पड़े थे। मंदिर का पुजारी भी मंदिर छोड़कर चला गया था। इस मंदिर पर वीरानी सी छाई थी। इस हालत को देखकर अकीदतमंद अफसोस करते थे, लेकिन उसकी मरम्मत और दुरुस्ती का ख्याल किसी को नहीं आता था। यानी मंदिर तो इस हालत में था, लोग देखते थे और सोचते थे कि एक ज़माने में मंदिर की क्या शान व शौकत थी, आज ये वीरान पड़ा हुआ, कोई इसको देखने वाला नहीं, मंदिर का पुजारी भी नहीं, दीवारें टूट रही है, पूरी जो है फरसुदा हो चुकी है, बोसीदा हो चुकी है। तो लोग देखते ज़रूर थे और उनको अफसोस भी होता था, लेकिन किसी का ध्यान इस तरफ नहीं आता था कि इसकी मरम्मत की जाए, इसकी दुरुस्ती की जाए, ठीक है। ऐसे में जो है एक बंदा जो है इस बोसीदा मंदिर में भगवान शिव का एक अकीदतमंद पाबंदी के साथ आया करता था। वो फूल चढ़ाता, मुरादें मांगता था। एक रोज़ वो अपने साथ मज़दूरों को ले आया, मंदिर की पूरी इमारत की मरम्मत करवा दी, मंदिर के अंदर और बाहर रोशनी का इंतज़ाम भी कर दिया। इस तरह मंदिर की पिछली शान व शौकत वापस आ गई। ये किसने किया? ये शिव भक्त कौन थे? तो ये थे मालूजी राजे भोंसले। अब मैंने आपको बताया था कि भोंसले ख़ानदान जो है अभी यहाँ से हमको मालूम पड़ेगा। तो ये जो मंदिर वीरान पड़ा था, लोग अफसोस करके चले आते थे, लेकिन ये शिव का बड़ा भक्त था। ये रोज़ाना आता था और रोज़ाना आके अपनी पूजा पाठ मुरादें करके चला जाता था। एक दिन उसको ध्यान में आया कि क्यों ना इसको जो है मुरम्मत किया जाए, तो उन्होंने मज़दूरों को लाया और इस पूरे मंदिर को उन्होंने पूरा नया कर दिया। तो ये थे मालूजी राजे भोंसले। अब ये कौन थे और इनका किरदार क्या था, ये हम आगे सबक में पढ़ेंगे। एलोरा के भोंसले। एलोरा गांव के पाटिल मालूजी राजे बड़े शिव भक्त थे। पूरा नाम इनका था पाटिल मालूजी राजे, लेकिन सबक के अंदर ज़्यादातर मालूजी जिक्र किया गया, मालूजी, ठीक है। इनके छोटे भाई का नाम विट्ठू जी राजे था। ये दोनों एलोरा गांव के पाटिल बाबा जी राजे भोसले के लड़के थे। यानी यहाँ पर ये जो बाबा जी है, ये है इनके ये दो बेटे हैं, नंबर 1 मालू जी और नंबर 2 विट्ठू जी, ठीक है। आपको बाबा जी को याद रखना है। बाबा जी के दो बेटे थे, एक पाटिल मालू जी, दूसरे विट्ठू जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं एक तस्वीर बता रहा हूँ। ये है मैंने बच्चों से जब पूछा कि बेटा ये किसकी तस्वीर है, तो बच्चों ने ज़्यादातर कहा कि ये शिवाजी की तस्वीर है। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ये शिवाजी की तस्वीर नहीं है, ये शाहजी की तस्वीर है। ये शाहजी जो है
ये शिवाजी के वालिद। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ मालू जी के बारे में हम देखते हैं। बाबा जी के बारे में समझ में, बाबा जी के 2 बेटे थे, मालू जी राजे और विठू जी राजे। दोनों बादशाह बहुत काबिल और सरदार बहुत काबिल और बहादुर थे। इनके पास काफ़ी मुसल्लह मराठा सिपाही थे। तो ये दोनों जो थे, इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो ये दोनों जो सरदार थे, ये बहुत ही काबिल और बहादुर थे और इनके पास बहुत सारी ऐसी फ़ौज थी जिनके पास हथियार वगैरह से मुसल्लह, मतलब इनके पास हथियारों से लैस थे। ये इनके पास तलवार, भाले, नेज़े, ये सारी चीज़ें थी। वो ज़माना जो बड़ा बेचैनी का ज़माना था, बेइत्मीनानी का ज़माना था, जिस वक्त निज़ाम शाही रियासत पर शुमाली हिंद के मुग़ल बादशाह ने हमला किया। उस वक्त दौलताबाद निज़ाम शाही रियासत का पाया तख्त था। तो उस ज़माने में बेचैनी का मामला इसलिए था कि निज़ाम शाही हुकूमत के ऊपर शुमाली हिंद के, यानी जो दिल्ली में जिनकी हुकूमत थी मुग़ल बादशाह की, और उस ज़माने मुग़ल बादशाह की ताकत बहुत बड़ी थी, पूरे हिंदुस्तान में उनकी हुकूमत थी। तो वो चाहते थे कि निज़ाम शाही हुकूमत भी उनकी हुकूमत में शामिल हो जाए। और उस वक्त जो था निज़ाम शाही हुकूमत के जो पाया तख्त था वो था दौलताबाद। और उस वक्त निज़ाम शाही हुकूमत में जो वज़ीर थे मलिक अंबर, ये रियासत के वज़ीर थे और ये बहुत ही काबिल और ज़हीन थे, बहुत समझदार थे। ये जब तक ज़िंदा थे तब तक के जो है निज़ाम शाही हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं था। लेकिन आगे आपको पता चलेगा कि मलिक अंबर के मरने के बाद वहाँ पर क्या हालात हुए। तो देखते हैं यहाँ पे, ये बहुत काबिल और ज़हीन थे। वो एलोरा के भोसले ख़ानदान के दोनों भाइयों की बहादुरी से वाकिफ़ थे। भोसले ख़ानदान के दोनों भाई, मतलब ये मालू जी राजे और विठू जी, इन दोनों की बहादुरी के ताल्लुक़ से मलिक अंबर को अच्छी तरह मालूम था कि ये दोनों बहुत बहादुर है, काबिल है और भरोसे के लायक है। तो इन दोनों भाइयों की दिलेरी की तारीफ़ जो है मलिक अंबर ने निज़ाम शाह के सामने की। और जब निज़ाम शाह ने इन दोनों बंदों की, ये दोनों सरदार की जब तारीफ़ सुनी तो वो बड़े खुश हुए। और खुश होने के बाद उन्होंने क्या, दोनों भाइयों की दिलेरी की तारीफ़ की, जिससे खुश होकर निज़ाम शाह ने मालू जी राजे को पूना और सौपा परगना की जागीरें अता की। उस ज़माने में पूना और परगना, ये सौपा परगना, ये दोनों बहुत बड़े बड़े इलाके समझे जाते थे। और ये दोनों जागीरें जो थी वो निज़ाम शाह ने इनकी बहादुरी की तारीफ़ सुनकर दे दी, सिर्फ तारीफ़ सुनकर, हाँ, तो दे दी। और मालू जी जो है उस वक्त जब ये जागीर उनको मिल गई तो भोसले ख़ानदान की जो शान व शौकत थी वो वापस से आ गई। इस तरह भोसले खान घराने में शान व शौकत वापस से, अब जो वो लोग जागीरदार बन गए, तो जागीरदार बन गए मतलब उनके पास शान व शौकत आ गई, बड़ी शान, ठीक है। मालू जी राजे भोसले की बीवी का नाम उमाबाई था। इसमें 2 थे, मालू जी और विठू जी। विठू जी की शादी का इसमें ज़िक्र नहीं है, लेकिन मालू जी की शादी का ज़िक्र है। मालू जी की बीवी का नाम था उमाबाई, ठीक है। ये शाहजी की वालदा है, जिनका ताल्लुक़ फल्टन के निम्बालकर ख़ानदान से था। देखिए अभी फल्टन के निम्बालकर भी यहाँ पर जो है भोसले ख़ानदान से इनका कनेक्शन हो गया। और उसमें जो जीजाबाई जो है वो सिंदखेड़ के जाधव, तो वो जाधव ख़ानदान का भी जो है इनसे कनेक्शन हो गया। इस तरह से आप देख सकते हैं खाका बन रहा है। इनके 2 बेटे थे, एक का नाम था शाह जी और दूसरे का नाम था शरीफ जी। अब ये मालू जी के 2 बेटे जो हुए, एक का नाम शाह जी और दूसरे का नाम शरीफ जी। बाबा जी के 2 बेटे थे, मालू जी और विठू जी। मालू जी के 2 बेटे हैं, शाह जी और शरीफ जी। इतना आप ध्यान में रखिए। जब शाह जी की उम्र 5 बरस की थी, जब वो 5 बरस के थे, उनके वालिद मालू जी राजे इंदापुर की लड़ाई में मारे गए। तो ज़ाहिर सी बात है, मालू जी जो है वो निज़ाम शाह के लिए जंग में जाया करते थे। तो इंदापुर की जब जंग हुई तो उसमें निज़ाम शाह ने मालू जी को भेजा था और उस जंग में मालू जी की मौत हो गई। विठू जी राजे ने अपने भतीजों की परवरिश की। भतीजे कौन? शाह जी और शरीफ जी। इन दोनों की परवरिश उनके चाचा विठू जी ने की और परवरिश के साथ साथ जागीर का इंतज़ाम भी संभाला। कुछ अरसे बाद उन्होंने शाह जी के लिए लखू जी राव जाधव की लड़की का हाथ मांगा। देखिए अब यहाँ पर शरीफ जी की शादी का जिक्र नहीं है, जैसे कि विठू जी की शादी का जिक्र नहीं था, मालू जी की शादी का जिक्र था। इसी तरह यहाँ पर जो है शरीफ जी की शादी का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन शाह जी की शादी का यहाँ पर जिक्र है कि शाह जी के लिए उन्होंने क्या किया, मालू जी ने लखू जी राव जाधव की लड़की का हाथ मांगा। और ये लखू जी जाधव की बेटी का नाम था जीजाबाई। जीजाबाई बड़ी सलीकामंद और समझदार औरत थी। जीजाबाई बड़ी समझदार और सलीकामंद औरत थी। लखू जी राव ने
लखीजी राव ने इस रिश्ते को कबूल किया। लखीजी राव निज़ाम शाही के एक बहादुर और शुजा सरदार थे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसके बाद का हिस्सा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।